अक्सर हम अपने अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की तो बहुत जोर शोर से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी जिम्मेदारियों पर भी उतना ही ध्यान दिया है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, अधिकारों और जिम्मेदारियों का ये बैलेंस ही तो एक मजबूत देश बनाता है। सही कहा ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 4 अहम पड़ाव होंगे। इनका इतिहास, संवैधानिक ढांचा, पूरे 11 कर्तव्यों की लिस्ट और सबसे आखिर में इनकी असल कानूनी अहमियत। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखते हैं कि ये ड्यूटीज आखिर संविधान में आई कहाँ से। अब इसी डॉक्यूमेंट को आज हम अपना बेस बना रहे हैं। अध्याय 12, मूल कर्तव्य। हम इसमें लिखी बातों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। 1950 में जब हमारा ओरिजिनल संविधान लागू हुआ था ना, तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं, बिल्कुल जीरो। इन्हें काफी बाद में 1976 में जोड़ा गया। और क्या आपको पता है कि इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। मतलब हमारा संविधान समय और जरूरत के हिसाब से खुद को लगातार इवॉल्व करता रहा है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो कहानी शुरू होती है 1976 में। 42 संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहली बार 10 ड्यूटीज जोड़ी गईं। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 1999 तक, जब इन्हें प्रैक्टिकली लागू करने के लिए वर्मा समिति बनाई गई। और फाइनली 2002 में 86 संशोधन से 11वां कर्तव्य भी इस लिस्ट में जुड़ गया। तो देखा जाए तो ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। अब आते हैं भाग 2 पर, संवैधानिक ढांचा। सवाल ये है कि संविधान की इस इतनी मोटी किताब में ये ड्यूटीज आखिर रहती कहाँ हैं? तो 1976 में इसके लिए एक बिल्कुल नया सेक्शन बनाया गया, भाग 4A यानी पार्ट 4A। और इन सभी ड्यूटीज को एक ही जगह अनुच्छेद 51 क या आर्टिकल 51A के तहत रख दिया गया। यहाँ एक बात जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। ये हमारी अपनी एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हमारे 11 मूल कर्तव्य। अब एक साथ 11 पॉइंट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, इसलिए हम इन्हें कुछ आसान थीम्स में बांट कर समझेंगे। तो कुल मिला के आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। चलिए एक एक करके इन थीम्स को खोलते हैं और देखते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमसे क्या उम्मीदें की जाती हैं। हमारी पहली थीम जुड़ी है सीधे राष्ट्र और देशभक्ति से। इसका सीधा सा मतलब है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की दिल से रिस्पेक्ट करना। इसके साथ ही उन महान आदर्शों को हमेशा याद रखना जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना, और हाँ, जब भी देश पुकारे उसकी रक्षा और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये तो बिल्कुल बेसिक और सबसे जरूरी ड्यूटी है। दूसरी थीम है समाज और संस्कृति। भारत जैसे डाइवर्स देश में धर्म, भाषा या जाति से ऊपर उठकर आपस में भाईचारा बनाए रखना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। इसी थीम में एक और बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, ऐसी हर उस प्रथा को छोड़ना है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। और साथ ही हमारी जो इतनी अमीर मिलीजुली संस्कृति है ना, उसकी धरोहर को सहेज कर रखना भी हमारा ही काम है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थीम की, पर्यावरण और विज्ञान। एक तरफ हमें जंगलों, नदियों और वन्य जीवों यानी पूरे पर्यावरण की रक्षा करनी है, हर जीव के प्रति दया रखनी है। और दूसरी तरफ जो बहुत ही खास बात है, हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करनी है। मतलब अंधविश्वासों से दूर हटकर चीजों को लॉजिक और तर्क के नजरिए से देखना है। अगली थीम है सार्वजनिक जीवन और उत्कृष्टता। अक्सर हम देखते हैं कि लोग गुस्से में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी साफ कहती है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए और हिंसा से बिल्कुल दूर रहिए। इसके साथ ही चाहे बात व्यक्तिगत स्तर की हो या टीम वर्क की, हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है ताकि हमारा देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू सके। और फाइनली हमारी आखिरी थीम, शिक्षा। यही वो 11वीं ड्यूटी है जिसे 2002 में जोड़ा गया था। ये सीधे तौर पर माता-पिता या गार्जियन को ये जिम्मेदारी देती है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर दें।
ये एक तरह से इस बात का रिमाइंडर है कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर परिवार की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खैर, अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी भाग 4 पर आ गए हैं, प्रकृति और महत्व। आइए इनकी कानूनी असलियत को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी शब्द आता है, गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल। आसान भाषा में समझे तो जैसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वैसे ही इन ड्यूटीज को भी कोर्ट द्वारा फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता। मतलब अगर किसी ने साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं किया तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर लेगी। असल में ये ड्यूटीज हमारी भारतीय जीवन पद्धति के अंदरूनी मूल्यों का एक तरह से वर्गीकरण है। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर कोई सजा ही नहीं है तो फिर इनका फायदा क्या? इसे ऐसे समझिए, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बहुत सख्त हैं। उनके टूटने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मूल कर्तव्य वो सख्त कानून नहीं बल्कि हमारी मोरल गाइडलाइंस हैं। ये बस इतना याद दिलाते हैं कि अगर हम देश से अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं तो पलटकर देश के प्रति हमारी भी कुछ जवाबदेही बनती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर हमारे अधिकार कानूनी रूप से इतने सुरक्षित हैं, तो क्या देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को हमारे खुद के मॉरल कंपास द्वारा उतनी ही मजबूती से नहीं निभाया जाना चाहिए? आखिर कानून हर जगह पुलिस बनकर तो नहीं खड़ा हो सकता ना। कुछ चीजें तो हमारी अपनी अंतरात्मा पर भी डिपेंड करती हैं। इस सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और एक जागरूक नागरिक बने रहिए।